हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर क्या है, ओम्स लॉ क्या है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब की जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या हैं और आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता तो सबको ही है, बस थोड़ा सा आपको आपका रिवाइज हो जाएगा एक बार कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस में ये टर्म्स यूज में आएंगी। ठीक है, तो रजिस्टर सबको पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द रजिस्टर। ये आपका रजिस्टर है, इस तरीके से सिंबल होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द रजिस्टर, इट अपोजेस अ करंट बाय डूइंग सो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। क्या करती है ये, करंट का अपोज करता है। और किस तरीके से करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करके, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके। तो जैसे कि पावर है, पावर हो जाएगी आपकी आई करंट फ्लो कर रहा है आर में से, तो आई स्क्वायर आर। और यहाँ पे हीट कितनी होगी, जैसे कि आप वर्क बोलते हैं ना, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं, और वो हीट होती है आपकी, दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, ये आपका पावर का फॉर्मूला था यहाँ से। तो वो किसमें कन्वर्ट करा देती है, हीट एनर्जी में। अब देख लेते हैं ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ ये तो सबने बचपन में पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी, फिर वी को हम डायरेक्टली आई के भी लिख सकते हैं और वहां से वी इक्वल्स टू आई आर हो जाता है। एक दूसरी टर्म भी होती है, एक दूसरे तरीके से भी हम ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं जे की टर्म में। जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ये आपके पास में एक एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, ठीक है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इस क्रॉस सेक्शन में से जब आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस तरीके से जब आप ओम्स लॉ को डिफाइन करोगे तो जे इस टर्म में अगर आप देखोगे तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। मैं आपको एंड तक बताऊंगी, एक बार देखना। जे क्या है आपका, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, जो करंट फ्लो कर रहा है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू वी बाई एल। सिग्मा क्या है आपके पास, कंडक्टिविटी, विच इज इक्वल्स टू वन बाई रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। ना आई बाई ए, इन सब की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई की आई बाई ए, वन बाई रो, वी बाई एल, ये सारी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे आप। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा v बाई आई, ये v है, i को यहाँ पे ले आओ और रो एल बाई ए को एक साथ कर लो। तो ये सबको पता है रो एल बाई ए किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है। जो रजिस्टर के जो क्वेश्चन देखते थे उसमें हम हमेशा ये तो लेते थे, रो इज इक्वल टू एल बाई ए। और यहाँ से ही ये आपका किसके इक्वल आपको दिख रहा है, v बाई आई के, वो किसके इक्वल होता है, r के। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया आर इज इक्वल टू वी बाई आई। एक ये भी तरीका है उसको प्रूव करने का, आप इस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो सिंपल जो आपके पास है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता है, यहाँ से आप क्या भी लिख सकते हो, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है एंड वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है ओम्स लॉ को डिफाइन करने का। तो ये मतलब ये बेसिक था, मैंने थोड़ा सा ये बता दिया ताकि आपको ये टर्म्स जो हैं ये पता चल जाए, एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, क्या पता कहाँ कौन सी टर्म यूज हो जाए। सिग्मा है, आर की है, आई जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और लेंथ वाला रिलेशन है, तो ये एक बार आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने इसको बताया। बाकी ये बहुत ही बेसिक टर्म है, सबको पता है, हर टाइम पे यही पढ़ते हैं, 10th 12th हर जगह बस ओम्स लॉ ही है। अब देखते हैं ये तीनों टर्म, रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टर क्या है और कैपेसिटर क्या है। तो देखो बस ये मैंने फॉर्मूला के लिए लिखा है, कई बहुत बार यूज होगा ये, कैपेसिटर का, इंडक्टर का, सबको पता है, जो बेसिक टर्म है वो सबको ही पता है। बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में जो डिटेल है वो हम किस में पढ़ेंगे, ट्रांजेंट्स में पढ़ेंगे। तो देखो रजिस्टर V इज इक्वल्स टू आई आर, पहले आप देखो वोल्टेज को V इज इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं, इसमें भी वोल्टेज लिखो V इज इक्वल्स टू, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है R, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है L, दोनों में पहले कांस्टेंट टर्म लिख दो, उसके बाद में यहाँ पे क्या है I, यहाँ पे क्या है डी आई बाई डी टी। पहले इन दोनों को करो, वो हमेशा उसको अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब जहां वोल्टेज है वहां करंट कर दो, कांस्टेंट टर्म एज इट इज आएगी, जहां करंट है वहां वोल्टेज कर दो। याद रखने का तरीका है ये, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। I इज इक्वल्स टू जी वी, तो इसका रिवर्स है वो आपको पता ही है। यहाँ से आप दूसरी टर्म क्या भी बोल सकते हो इसको, V इज इक्वल्स टू आर कॉन्स्टेंट है, आई की जगह पे क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, चार्ज की जो टर्म है उसमें आप इसको कर सकते हो। और आप आई की टर्म में अगर इसको फाइंड करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे तो हमें V फाइंड किया है, आई किसके इक्वल हो जाएगा, वन बाई एल इंटीग्रेशन V डी टी। और यहाँ से जब आप V फाइंड करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आई फाइंड किया है, ये इसका ऑपोजिट होगा, तो V इसका ऑपोजिट, आई की जगह पे V, वन बाई सी इंटीग्रेशन वी डी टी था, ये किसका इंटीग्रेशन है, आई डी टी का। और यहाँ पे क्या था, डिफरेंशिएशन था, जो कांस्टेंट टर्म थी वो। तो ये इसमें जो है आपको लिंक करने की जरूरत है नहीं, आप एक टर्म याद रख लो। अगर आपने ये वाले याद रख लिया तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हो आई निकालने के लिए। और ये वाली जो ऊपर वाली है डिफरेंशिएशन वाली, वो ज्यादा इजी है याद रखना, तो आप इसको याद रखना चाहो तो इसको कर लो। अगर आप इन दोनों को याद रखना चाहते हो ऐसे आई और वी की टर्म में, इंटीग्रेशन की टर्म में, तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप इसको याद रख सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। बिल्कुल आईईएस के तो जो नेटवर्क के बेसिक्स के पुराने क्वेश्चंस उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, या फिर कोई आपकी पीएसयूज के सेपरेट पेपर उनमें, मतलब उसमें कई बार आ जाते हैं ना बेसिक क्वेश्चन, जैसे गेट में तो नहीं आता, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक साइंस से ही कोई नेट दे रहा है, तो ये इतने बेसिक चीजें होती हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंस है, देखो ये आपके पास वीएस है, दैट इज द कॉज, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, इसमें जो करंट फ्लो करेगा, रजिस्टर होगा, ड्रॉप होगा, कुछ भी होगा, ये कॉज है। मतलब जो आपने वोल्टेज का सोर्स लगाया सब कुछ शुरू वहीं से होता है, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो किया, ये रजिस्टर था, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये वी जो है ये है पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये क्या होगा, एक तरीके से उसका इफेक्ट हो गया। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द करंट। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है, और ना ही रजिस्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट और रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है। देखो किस तरीके से, ईएमएफ जो है वो अपने आप में ही एक कॉज है, मतलब एक तरीके से इसको आप ले सकते हो ईएमएफ को, एक बैटरी मान लो, बाहर से एक सेपरेट है, एक बोल दिया मैंने 1.5 वोल्ट की एक अलग से बैटरी है, तो ये तो ईएमएफ फिक्स हो गया ना इसका। इसको ये ऐसा थोड़ी है कि कोई रजिस्टर होगा तभी ये पिक्चर में आएगा, ये तो वोल्टेज वीएस जो है वो तो फिक्स है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये अगर आप सर्किट में अप्लाई करते हो तो करंट यहाँ से निकलेगा तो वो कॉज बनेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो वो हमेशा इफेक्ट होता है उसका। तो वी यहाँ पे हम बोलते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एस। करंट जो है वो वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड करता है, ज्यादा है कम है उसके हिसाब से करंट आएगा, लेकिन जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के क्रॉस, दैट वोल्टेज ड्रॉप वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, की उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज का ड्रॉप कितना है, वी इज इक्वल्स टू आई आर करके। तो पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज का ड्रॉप वो उसका इफेक्ट है, कॉज जो है वो ईएमएफ है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो एक इफेक्ट है कि उसके कॉज की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये फिक्स होता है, ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है रजिस्टर चेंज हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर डिपेंड करता है, ये चेंज हो गया तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज का सोर्स है, जो ईएमएफ है, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब आप बैटरी को चेंज करोगे, सेल चेंज करोगे, तभी जाके चेंज होगा ईएमएफ, ठीक है। ये पॉइंट होगा आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल इसके अंदर। देखो फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स, ये आपके पास में करंट सोर्स है ये वाला 2 एम्पियर, यहाँ से आपको पावर फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी कुछ भी पूछो, मैं इसमें आपको ओम्स लॉ के बाद में बताने का क्या मतलब है, एक तरीके से आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ये देखो 2 ओम है, ये सारे मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, ये आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ए और बी ये मैंने लिख रखे हैं, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे स्टेट मिलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है 1, ये और ये पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे जो आप नाम दोगे 1, वही 1 यहाँ रहेगा। ये जो है, ये बीच में ये दिखा रखा है आपका, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल है, इसलिए मैंने इन दोनों को बी पॉइंट दे दिया। अब एक अलग डायग्राम बनाओ, ए से क्या क्या कनेक्ट है और बी से क्या क्या कनेक्ट है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी दे दिया। अब यहाँ से ये 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स था यहाँ पे 5 ओम का है, इसके बाद में ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट और इस ए पॉइंट को तो सेम मानो, इस ए और इस बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, 3 और 6, और दोनों क्या है, सीरीज में है। तो मैंने ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस लगा दिए, 3 और 6 दोनों सीरीज में। उसके बाद में एक ये बी है, एक ये ए है, इन दोनों के बीच में फिर से क्या है, 3 और 6 का रेजिस्टेंस है, 3 और 6 लगा दिया। अब ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में भी 3 और 6 का जो है सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस है, और इस ब्रांच के पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि ए और बी तो यही है हमारा, तो ये इसके साथ होगा। अब आप देखोगे तो ये तीनों टर्म्स क्या होगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल में होगी। 3 और 6 क्या है, दोनों आप ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 9 9 तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आप यहाँ से जब आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ से जब आप पावर फाइंड करोगे तो आपको करंट तो पता ही है 2 है, आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड चाहिए, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 + 3 8। तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 8, और वो कितना आ गया आपके पास, 32 वोल्ट। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो फाइंड आई नोट फॉर द नेटवर्क शोन, इस तरीके का डायग्राम है, इसमें ये आपको आई नोट फाइंड करना है। आपके पास में ये 3 एम्पियर का जो है ऊपर दे रखा है, 6 एम्पियर का जो एक करंट सोर्स है वो डाउन में दे रखा है, और आपको आई नोट की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। तो किस तरीके से करोगे आप, ये देखो हमने क्या किया,
ये एक पॉइंट था। यहाँ पे हमने इनको थोड़ा सा डायग्राम को जो है वो अलग करने की कोशिश करी है। ये यहाँ पे आपका 3 एम्पियर का जो करंट है वो ऊपर फ्लो कर रहा है, ये 6 एम्पियर का करंट। इस तरीके से आप इस डायग्राम को घुमाओगे थोड़ा सा। मैं एक्चुअली एक सेकंड इसमें मैं आपको नेमिंग करके बताती हूँ। ये देखो, ये मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है ए, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है यहाँ पे बी। ठीक है, अब देखो ये आपको इजी हो जाएगा समझना। ये अगर बी है, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। अगर ये बी है तो ये भी बी है, और ये पॉइंट भी बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में, मतलब ए से लेके बी की तरफ डायरेक्शन जो है वो 3 एम्पियर है। तो मैंने यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है, ए से बी की तरफ जो करंट है वो ये मान लो ये है 3 एम्पियर। ठीक है, ये वाला ऊपर जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ए और बी, ए और बी, ए से लेके बी की तरफ आई नोट जा रहा है, ए से लेके बी की तरफ आई नोट जा रहा है। ठीक है, ये आई नोट हो गया। ए से लेके बी की तरफ 6 एम्पियर जा रहा है, तो ए यहाँ था और बी की तरफ 6 एम्पियर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऊपर हो गया। अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए बिल्कुल। अब ए और बी के बीच में देखो, ये ए है, ये बी है, ए है, ये बी है, और ये वाला एक पॉइंट है तो ये भी ए है। तो बी और ए के बीच में कितना है रेजिस्टेंस, 3 ओम का, ये 3 ओम का आ जाएगा। ऊपर ये भी ए था, ये बी था, यहाँ पे कितना है 6 ओम है, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 ओम है। इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर लोगे। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे करंट सोर्स में जो वीडियो थी उसमें इस तरीके से बताया था, अगर दो करंट सोर्स इस तरीके से हैं और सेम डायरेक्शन में है तो हम उन दोनों को एक कंबाइन में लिख सकते हैं, इस तरीके से कॉमन कर सकते हैं। तो ये 3 हो गया, 6 हो गया, कॉमन क्या लिख लेंगे इसको, 9 एम्पियर। वो टर्म मैंने इसलिए बताई थी कि इस तरीके से क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब दोबारा से आप देखना वो करंट सोर्स वाले पॉइंट्स जो थे उनको, और तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे किस तरीके से हम उन पॉइंट्स को यूज करते हैं। तो ये 9 एम्पियर का करंट आ गया। इसके अलावा देखो बाकी सारे रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6, ये सब पैरेलल में है। आप देखोगे 6 और 3, पहले इनको देख लो, 6 और 3 पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा नेट 2 ओम का। एक ये 2 ओम का हो गया, एक ये 2 ओम का हो गया। इस वाले 2 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर आई नोट का करंट फ्लो कर रहा है, और हमें आई नोट ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे 9 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, हाफ ऑफ करंट डिवाइड हो जाएगा, तो 4.5 यहाँ आएगा, 4.5 यहाँ आएगा, ये इस तरीके से 4.5। लेकिन इसने क्या पूछा, आई नोट, और आई नोट की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, तो आई नोट कितना आ जाएगा, -4.5 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, आई नोट पूछा है, उसकी डायरेक्शन देखो। ऐसा नहीं है, कहीं ये बहुत बार कॉमन मिस्टेक है ये, अच्छा करंट आ गया 4.5, उसमें ऑप्शन में भी मिलता है, टिक भी करके आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक हो गया, लेकिन डायरेक्शन को मेजर ही नहीं करते हैं कि 4.5 ऐसे आया था, ऐसे आया था। और ये गलतियां क्यों होती है, क्योंकि आप डायग्राम नहीं बनाते हो, एक आधे स्टेप को मिस कर जाते हो। जैसे यहाँ किया था तो शॉर्ट में ऐसे ही सोच लेंगे, अच्छा 6 और 3 है 9 है, और ये ऐसे है, अच्छा ये 2 और हो जाएगा तो 4.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है। ये स्टेप ये बनाते ही नहीं है। ये वाला डायग्राम ना बनाने से ही जो है क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है, गलत होगा, और उसके बाद में फिर 1 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा, 3 4 पता नहीं कितने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, स्टेप्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कुछ नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है, काफी क्वेश्चंस आपके सेव हो जाते हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्वेश्चंस की प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सेडीक्यू से करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस गेट के करो, ईएस के करो, जो है इलेक्ट्रिकल के करो, इलेक्ट्रॉनिक्स से करो, सिविल सर्विसेज की जो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल होता है वहां से करो, बट क्वेश्चंस की नेटवर्क में प्रैक्टिस करो। नेटवर्क में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, हर क्वेश्चन आपको नया मिलेगा। ये मैंने आपको बताए हैं, ऐसा डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जितने आप ट्राई करोगे उतना ही अलग मिलेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सॉल्यूशन होगा। अब जैसे बहुत सारे लोगों का क्या डाउट होगा कि आपको कैसे पता चला कि हमें ये यहाँ से ऐसे करना है, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, सबसे कॉमन होता है, क्योंकि उनको फर्स्ट पॉइंट क्लिक ही नहीं करता कि हमें शुरू कहाँ से करना है। तो आप ये चीज कब पता चलोगे, मैं कैसे कहूँ आपको कि आप यहाँ से शुरू करो, ए बी मानो, या ऊपर वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से ब्रेक करो, ये कब पता चलेगा आपको, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलता जाएगा कि हाँ अब हमें कहाँ ब्रेक करना है, क्या चीज लगेगी, वो आपको क्वेश्चन को देखते ही दिखने लग जाता है कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे कैसे लगेगा, यहाँ पे केवे लगेगा, यहाँ पे मैश लगेगा, नोडल लगेगा। वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। तो प्लीज नेटवर्क में आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। इन सब का जो पीडीएफ का लिंक वगैरह है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं आपको बुक का लिंक भी डाल दूंगी नीचे। आप सोम सीरीज से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं भूल गई थी मेंशन करना उस टाइम पे। सोम सीरीज से भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीरियसली। ठीक है, सारी बुक्स के लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।